हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज हम करेंगे आपका जो, जैसे कि आपको पता है अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है BESC 132। और जो कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि उनको अगर कुछ यूनिट्स अगर समझा पाती मैं तो मैं समझाती। तो इसीलिए अभी मैं आपको जो इसका ब्लॉक 1 है उसका यूनिट 4 जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट लग रहा है वो मैं आपको कराऊँगी। और देखते हैं कि हम ये कितना कर पाएंगे। और ये हम शॉर्ट में इसको करने की कोशिश करेंगे जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं। अगर मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ होगी तो प्लीज़ आप समझना, क्योंकि अभी सारे बच्चे ये वीडियोस वगैरह नहीं देख पाएंगे क्योंकि बहुत पढ़ना है इस टाइम पे, है ना। तो जल्दी जल्दी आप इसको देख सकते हो और इससे आप एक ये ले सकते हो कि इसमें इस टॉपिक में बात असल में किस चीज़ की हो रही है। तो सबसे पहले जो ये यूनिट है आपका यूनिट 4 है ब्लॉक 1 का, इमर्जिंग इश्यूज़ एंड कंसर्न्स इन एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो है आपकी डेफिनेशन बहुत ज़रूरी इन्होंने दी है यहाँ पे। एजुकेशन इज़ नॉट अ मिरेकल क्योर और मैजिक फार्मूला ओपनिंग द डोर टू अ वर्ल्ड इन विच ऑल आइडियल्स विल बी अटेन्ड, बट एज one of the principal means available to foster a deeper and more harmonious form of human development and thereby to reduce poverty, exclusion, ignorance, oppression and war। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एजुकेशन कोई जादू या कोई मैजिक फार्मूला नहीं है, मिरेकल नहीं है जो अचानक से आप आएगा और आपके लिए जितने भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो आपके लिए उनका दरवाज़ा खोल देगा, बल्कि ये एक रास्ता है जिससे आप एक जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके लिए मतलब वो आप हासिल कर सकते हो, जो कि आपको जिससे आप जब ह्यूमन डेवलपमेंट का दरवाज़ा खुलेगा वो खोल सकते हो। उससे क्या होगा फिर, जिसकी वजह से जो धीरे धीरे जो पॉवर्टी गुर्बत है दुनिया में वो कम होगी। और इग्नोरेंस जो है, लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है वो पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। इग्नोरेंस से वो बाहर जो जिसको जहालता बोलते हो उससे बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे लोग। और ऑपरेशन और जो वॉर है जो लोगों को दबाया जा रहा है बहुत सारी कंट्रीज़ में, या हमारी कंट्री में भी अगर बात करेंगे, जो कि मतलब बहुत सारे लोगों को बहुत बार ऐसा होता है उनको नहीं पता होता है कि उन पे लोग कोई, चाहे वो गवर्नमेंट है या कोई और है, वो उनको दबा रही है, क्योंकि उनको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं होती है। तो उनको पता ही नहीं चलता है कि वो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उनके राइट्स क्या हैं, ये क्या है, वो सब नहीं उनको पता होता है, जिसकी वजह से वो उस चीज़ को सहते हैं। तो ये एजुकेशन से हट सकती है और जो वॉर वगैरह वाली सिचुएशन है वो ख़त्म हो सकती है। Education plays a crucial role in the socialization of younger generation, and higher level of education ensures high earnings, health, child welfare, social security systems and longer lifespan। तो education जो है एक बहुत important आपका रोल निभाती है जो यंगर जनरेशन है हमारी उसके सोशलाइजेशन में, ठीक है। ताकि वो सोशलाइजेशन क्या होता है, सोशलाइजेशन होता है कि कैसे आप जो आपके अराउंड लोग हैं उनके साथ आप कैसे मिल के रह सकते हो, कैसे उनके साथ आपको मिल के बैठ के बात करना आप सीख पाते हो यहाँ पे। तो आपको समझ आता है मुझे किसके साथ कैसे बात करनी है, कहाँ पे क्या बोलना है, तो वो सारा उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एजुकेशन जो है ये आपको जो हाई लेवल ऑफ एजुकेशन है इससे क्या होता है, एक तो आपकी जो अर्निंग है, आप कमाई अच्छी कर पाते हो, आप अच्छी अच्छी पोस्ट वगैरह पे जा पाते हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो पाती है, अपनी हेल्थ पे फोकस कर पाते हो। और आप अगर कुछ बनते हो उसकी वजह से, डॉक्टर हो गया या कोई और, उससे आप दूसरों की हेल्थ को उसको ठीक करने में हेल्प कर सकते हो, चाइल्ड वेलफेयर में हेल्प कर सकते हो, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जो हैं उनमें आप अपना रोल निभा सकते हो और आपका जो ज़िंदगी है वो भी लंबी हो सकती है इससे। फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन लाइक इंडिया, एजुकेशन इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रमोटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जो अगर हम इंडिया की बात करेंगे जो कि अभी एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे जो एजुकेशन है एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, एक इम्पॉर्टेंट आपकी एक आपका हथियार है जिससे आप ह्यूमन डेवलपमेंट को जो है करा सकते हो, प्रमोट करा सकते हो। रियलाइजिंग दिस इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन नेशन डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंट एफर्ट्स हैव बीन development significant efforts have been made to reform the education system of the country since independence। तो इस इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ करते हुए जो हमारे कंट्री जब से इंडिया आज़ाद हुआ है उसके बाद बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स, बहुत सारे ऐसे चेंजेस लाए गए हमारे एजुकेशन सिस्टम में जिससे हम हमारे एजुकेशन सिस्टम को और से ज़्यादा बेटर बना सकें।
तो जो इससे पहले ब्लॉग था उसमें जैसे कि आपने अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कब आई थी, सेकेंडरी एजुकेशन को कब लाया गया, इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो सारा उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल्स, तो उसके बाद आपने जो अलग अलग प्रॉब्लम्स और प्रोस्पेक्ट्स है उसके बारे में आपने देखा होगा। बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमिटीज चेंजेस हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड एंड फॉर सिस्टमैटिक reform national policy of education 1968 and national policy on education 1986 modified in 1992 were formulated which mandated for equitable and equality education। तो इन जो ये जितनी भी मैंने आपको अभी बताई आपकी जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपकी जो यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पे हैं, तो इन सब ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी और जो जैसे कि जिसकी वजह से हमने उन सब को फिर जो कमेटीज़ थी अलग अलग, इन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी इन सब को हमने हमारे एजुकेशन जो हमारे यहाँ पे काम कर रहे थे इसके लिए उन्होंने इस पे उसको लागू किया और अलग अलग जो लॉज हैं या एक्ट्स वगैरह उनको लाया गया या पॉलिसीज़ बनाई गई। तो जैसे कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एक 1968 में लाई गई, उसके बाद जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, उसके बाद 1992 में उसको और वापस से मॉडिफाई किया गया। फिर आप देख सकते हो 2020 में एक न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आई। तो इस तरीके से नए नए चेंजेस लाए गए जिससे हम हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है और भी उसको बेटर बना सकें। However, in the spite of tremendous growth and expansion of education, there are several issues and areas of concern which call for immediate attention and intervention. Such issues have been discussed in this unit। तो इसके बावजूद भी कुछ ऐसे हमारे यहाँ पे एजुकेशन जो हमारे सिस्टम है उसमें ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं जो कि बहुत जिनमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है, उन सबको इस यूनिट में आपके डिस्कस किया गया है। तो आपको बेसिक आइडिया अब लग गया होगा कि ये यूनिट किस बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है क्या क्या इश्यूज़ जो हैं अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में हैं जो जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है और कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके लिए। उसके बाद आपको एजुकेशनल एनालाइज द एजुकेशनल एसेस इनकल्सिव एजुकेशन लर्निंग आउटकम एंड अदर सिस्टमेटिक इश्यूज़ ऑफ एजुकेशन क्रिटिकली रिफ्लेक्ट ऑन एजुकेशन सिस्टम एंड इट्स कंकरेंट कंसर्न्स। तो ये इसमें आपको बात करना है इसके बारे में। सबसे पहले आपका है इश्यूज़ कंसर्न्स रिलेटेड टू पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस। तो जब हम इतनी जो अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ लाई जाती हैं हमारे यहाँ पे तो हम उनको अच्छे से जब कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर करते हैं तो अच्छे से क्यों नहीं कर पाते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, या क्या क्या पॉलिसीज़ आई गई हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ बिग चैलेंज ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करेंगे पॉलिसीज़ तो बनाई जाती हैं, पॉलिसीज़ लाई जाती हैं नई नई, बट उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। Our constitutional vision is to ensure free and compulsory education for every child. According to National Policy of Education 1968, the Government of India had formulated some principles for education such as free and compulsory education, quality education, teacher education, language education, equal education to all, uniform educational structure। तो अगर जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हमेशा ये मतलब उसमें ये लिखा गया है कि हमें ये इंश्योर करना है हमारी कंट्री को कि हम हमारे जितने भी बच्चे हैं हमारी कंट्री में उन सबको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले, यानी जो एजुकेशन है वो हर एक बच्चे तक पहुँचे। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे एक नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन लाई गई थी 1968 जिसमें ये बोला गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कुछ प्रिंसिपल्स डाले जैसे कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी बच्चों को, क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी यानी अच्छी एजुकेशन दी जाएगी, टीचर एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा जिसके लिए ट्रेनिंग कराई जाती है टीचर्स को, लैंग्वेज एजुकेशन दी जाएगी, उसके बाद इक्वल एजुकेशन दी जाएगी सबको, यूनिफॉर्म एजुकेशनल स्ट्रक्चर होगा यानी एक जैसा जो एजुकेशनल जो है सिस्टम वो सब के ऊपर लागू किया जाएगा। तो ये किया गया था। उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 मॉडिफाइड इन 1992 प्रोवाइडेड अ कम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी एजुकेशन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ 1968 विद सम मॉडिफिकेशंस। उसके बाद फिर वापस से नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 को लाया गया जो 1986 में आई गई थी। उसके बाद उसको 1992 में वापस से मॉडिफाई किया गया, उसमें कुछ और चेंजेस लाए गए जिससे हम जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसको और अच्छा बना पाते।
Many roadblocks have been experienced while implementing these policies in the country, which include gap between policy proclamation and strategies for its implementation. तो उसके बाद जब ये एजुकेशन पॉलिसीज़ लाई गई, अब इनको क्यों नहीं अच्छे से लागू कर पाए? लागू तो किया, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए, जिससे हम इनको मतलब अच्छे से लागू नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि जो अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ थी वो अच्छे से नहीं हम ला पा रहे थे। लैक ऑफ सिनर्जी एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज एंड इन एडुकेट सोर्स एलोकेशन। उसके बाद जो आपके जो इनको कोऑर्डिनेट करती हैं अलग अलग जो आपके जो एजेंसीज़ हैं उनके बीच में जो एक वो होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो नहीं था। उसके बाद जो आपका रिसोर्स एलोकेशन होता है, मतलब जितना पैसा लगता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो नहीं था बराबर। The Government of India has announced the National Education Policy 2020 to bridge these gaps and to keep pace with the requirements of fast changing knowledge society। तो इसीलिए आपका अगर आप बात करेंगे जो अभी क्या किया है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, तो 2020 में एक नई पॉलिसी लाई गई जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसको नाम दिया गया, तो वो इसलिए लाई गई क्योंकि जो आपके पॉलिसीज़ लाई थी, जो जिन गैप्स को ये पॉलिसीज़ पूरा नहीं कर पाई उसको ये पॉलिसी करने वाली थी। ठीक है, तो ये है ताकि जो इंडिया के जो बच्चे हैं उनको और जो अच्छी नॉलेज मिल पाए। तो उसके बाद अब हमें कुछ इश्यूज़ जो हैं आपके वो डिस्कस करने हैं आगे। तो अब सबसे पहले 4.3.1 हम देखते हैं, इसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल, यानी सब बच्चे जितने भी इंडिया में बच्चे हमारे सबको जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आपकी जो एजुकेशन है वो उनको फ्री मिलनी चाहिए और कंपलसरी एजुकेशन उन सबको मिलनी चाहिए। जो आपकी जो 8th क्लास तक जैसे आपकी दी जाती है बच्चों को एजुकेशन, वो उनको मिलनी चाहिए, यानी 14 ईयर्स का होता है ना बच्चा तब तक, तो वो उनको मिलनी चाहिए आपकी सब बच्चों को। ये नहीं कि कहीं कहीं पे आप दे रहे हो कहीं पे नहीं दे रहे हो, बल्कि हर एक को, चाहे वो किसी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता है, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करता है, आपको जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन उस तक पहुंचानी पड़ेगी। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया मेड द कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। तो जैसे ही हमें आज़ादी मिली 1947 में, उसके बाद हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया कि उन सब को आपके यानी जो 14 ईयर्स तक के बच्चे उन सबको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट टुक सेवरल इनिशिएटिव्स फ्रॉम टाइम टू टाइम टू फुलफिल दिस कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे उसके बाद टाइम टू टाइम जो है बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ बनाई, इनिशिएटिव्स लिए, ताकि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ये बात बताई है इसको वो पूरा कर सके। इन 1994 डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च एज द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू revitalize the primary education system with the objective to universalize primary education। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी 1994 में एक ये डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम लाया गया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया था, यानी जो कि पूरे जो इंडिया के हर एक जो स्टेट है, हर एक यूनियन टेरिटरी तक पहुंच सके। उसके बाद आपका था, इसका ये गोल था कि आपके जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सब बच्चों को मिले, यानी जो आपकी समझो आप 5th-6th क्लास तक के जो एजुकेशन है वो हर एक बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। तभी आप जब आप पहली जो कुछ लेवल है वो दोगे तभी तो आप आगे का सोच पाओगे। तो ये था इस पॉलिसी में। A holistic approach was adopted by this scheme to universalize, assess, ensure retention, improve learning achievement and reduce disparities among various social groups। तो इसका ये भी एक मकसद था इस पॉलिसी का कि जो ये है आपके जो एजुकेशन है वो हर एक बच्चे तक पहुंच सके, जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सब तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो स्कूल में रहे। जैसे कि आपको पता होगा बहुत सारे बच्चों का एडमिशन तो होता है, बट फिर वो उनको ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से वो फिर नहीं स्कूल आ पाते हैं, या बहुत गरीब होते हैं, या घर पे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से वो स्कूल छोड़ देते हैं। वो उनका ख़त्म करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ताकि स्कूल आ पाएँ, उनकी जो लर्निंग जो है वो अच्छी बनानी थी, और जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में वो जो एक डिस्पैरिटी थी, एक जो सारे बच्चे सोशल ग्रुप, जैसे कि आप देखोगे बहुत सारे बहुत गरीब घरानों से बिलोंग करते हैं, कुछ SC से बिलोंग करते हैं, जो कि जिनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं होता, कोई उनकी हेल्प नहीं कर सकता। वहीं पे कुछ ऐसा भी ग्रुप होगा जहाँ पे उनको हेल्प करने वाले होंगे घर पे। तो इन दोनों के बीच में एक गैप होगा जो कि मतलब नहीं कोई होगा जो पीछे रह जाएगा, कुछ बच्चे होंगे जो पीछे रह
जाएंगी कुछ इन चीज़ों की वजह से। तो वो जो गैप है उसको वो कम करना था, वो इसका एक मकसद था। मिड डे मील स्कीम वॉज लॉन्च इन 1995 फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन। उसके बाद मिड डे मील स्कीम लाई गई 1995 में, ताकि जो बच्चों का जो अभी यहाँ तक बोला कि अगर हम एजुकेशन तो दे रहे हैं, लेकिन एजुकेशन तभी एक बच्चा हासिल कर, उसको तभी मन करेगा पढ़ने का जब उसका पेट भरा होगा। जैसे कि आपको पता है हमारे इंडिया अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत मतलब गरीब घरानों से बिलोंग करते हैं, जिनको खाने के लिए भी एक टाइम के लिए खाना तक नहीं मिलता है। तो अगर वो क्या बच्चे पढ़ेंगे जब उनको खाना नहीं मिल रहा है, तो वो क्या ही पढ़ेंगे, उनका माइंड क्या ही काम करेगा। तो इसलिए ये जो स्कीम है ये लाई गई ताकि एक तो बच्चों को न्यूट्रिशन बराबर मिले, जिसकी वजह से वो अच्छा पढ़ पाएँ। और बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जिनको खाना नहीं मिलता है, वो जब उनको पता चलेगा कि हाँ हमें कहीं पे खाना मिल रहा है, उसकी लालच में भी वो आएंगे और उनको फिर एजुकेशन हासिल करने का वो रहेगा कि हाँ हमें अगर खाना खाने जाना है तो साथ में हमें पढ़ना भी पड़ेगा। तो वो एक फिर उनको वो एजुकेशन उन तक पहुँच पाएगी। तो ये था आपका इसमें। Regarding educational planning and management, local governance bodies, village education committees and parent-teacher associations became as active across country. उसके बाद अगर आप कैसे एजुकेशनल प्लानिंग कैसे करनी है और आपकी मैनेजमेंट वगैरह कैसे होगी, इसके लिए आपके अलग अलग जो गांव में जो आपके पंचायत वगैरह होते हैं वो आगे उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। जो आपके अलग अलग जो हैं विलेज कमेटीज़ बनने लग गई एजुकेशन के ऊपर, पेरेंट टीचर एसोसिएशन बनने लगे जिसमें दोनों पेरेंट और टीचर मिलके बैठ के बात करते थे। उन्होंने एसोसिएशंस बनाना स्टार्ट किया ताकि जो है आपके हर एक जो कंट्री मतलब हर एक जो कंट्री का पार्ट है वहाँ तक एजुकेशन अच्छे से अच्छे तरीके से पहुँच सके। इन 2001 सर्व शिक्षा अभियान फंडेड बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वॉज लॉन्च। उसके बाद 2001 में सर्व शिक्षा अभियान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस पर आपका क्वेश्चन आ जाए। ये आपका दोनों जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट जो की है और जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स है, उन्होंने मिल के ये जो स्कीम है इसको लॉन्च करा और इसको फंड करा, मतलब इस पे पैसे लगाए और उसको आगे स्टार्ट किया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम वाज टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस, जैसे कि गर्ल्स, SC स्टूडेंट्स ऑफ रिमोट एरिया एंड डिसेबल्स। तो ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये था कि सबको एक अच्छी एजुकेशन मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले। और ज़्यादा इस पे फोकस किन बच्चों पे किया जाएगा, जैसे कि गर्ल्स हो गई हमारी, जैसे कि आपको पता है सब गर्ल्स को नहीं फैमिली सपोर्ट करती है एजुकेशन के मामले में। SC जैसे शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं लोग जो कि नहीं आगे बढ़ पाए। ST हो गया, जो शेड्यूल्ड ट्राइब होते हैं हमारे, वहाँ से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उन सब तक एजुकेशन मिल सके, उन सबको एजुकेशन मिले। और ऐसे बच्चे जो कि आपके रिमोट एरिया यानी गांव वाले एरिया, जो मतलब बहुत जहाँ पे जो स्कूल्स हैं बहुत दूर दूर तक हैं, बहुत चल के जाना पड़ता है लोगों को, उन एरियाज़ में जो लोग हैं, डिसेबल्स जैसे हो गए, जो पीपल विद स्पेशल नीड्स होते हैं हमारे यहाँ पे, जैसे कि कुछ बच्चों को होती हैं देखने में प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चों को आपके चलने में प्रॉब्लम होती है, कुछ लिख नहीं पाते हैं, तो उन सब पे भी अच्छे से फोकस किया जाए और एजुकेशन उन तक पहुँचाई जा सके। तो ये था इसका काम। In 2002, free and compulsory education became a fundamental right for children aged 6 to 14, and in 2009, under Right to Education Act, it became a legal right. उसके बाद 2002 में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया। किन बच्चों के लिए? 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको, यानी बोला गया कि अगर स्टेट को इन बच्चे जो इस एज के बच्चे हैं उनको स्टेट को एजुकेशन, फ्री एजुकेशन देनी पड़ेगी। अगर स्टेट नहीं देता है तो वो कोर्ट में जाके, बच्चे कोर्ट में जा सकते हैं या उनके पेरेंट कोर्ट में जा सकते हैं और वो उनके मतलब बोल सकते हैं कि हमें एजुकेशन क्यों नहीं मिल रही है। तो ये था फंडामेंटल राइट का, यही होता है कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट आपसे छीन रहा है, आपको नहीं फंडामेंटल राइट मिल रहा है, तो देन यू कैन अप्रोच टू कोर्ट, तो आप अप्रोच कर सकते हो कोर्ट को। और इन 2009 अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसके बाद जो आपका 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया, जिसमें जो ये था राइट, इसको आपका लीगल राइट बनाया गया। अब ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं बल्कि लीगल राइट
था. As a result of all these efforts, school became accessible to most of children in vicinity of their home and gross enrollment ratio has increased. तो जो ये सारे efforts हमारी गवर्नमेंट ने लिए, इससे क्या हो गया, ज़्यादा जो बच्चे हैं उनके लिए जो एजुकेशन है वो और ईजी हो गई हासिल करना, और वो स्कूल्स वगैरह जा सकते थे, और जो उनका एनरोलमेंट रेशो था, मतलब अब ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो स्कूल जाने लगे. However, large number of children are still out of the school. This may be because of remote location of schools, poverty, gender discrimination, lack of sensitivity towards weaker section, and disables first generation learners health and nutritional status of students, quality of provision, etc. तो इसके बावजूद भी कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि अभी भी स्कूल से बाहर हैं, नहीं स्कूल आ पाते हैं. वो इसलिए हो सकता है कि बहुत सारे स्कूल अभी भी हमारे यहाँ पे, इंडिया जैसे कि बहुत बड़ी कंट्री है, तो इसमें बहुत सारे जो जगहें ऐसी हैं जो कि जहाँ पे स्कूल्स बहुत दूर दूर तक होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे दूर नहीं जा पाते, उनको डर होता है चलने का, और रास्ते में कुछ अगर उनके साथ हो गया जिसकी वजह से फिर वो नहीं जा पाते हैं स्कूल. या गरीबी होती है बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ पे है गरीबी, पॉवर्टी, गुर्बत की वजह से वो नहीं जा पाते हैं. तो उसके बाद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब घर पे हमारे यहाँ पे अगर देखोगे आप, सबके नहीं बट कुछ ऐसी भी फैमिलीज़ होती हैं जहाँ पे बोला जाता है कि लड़कों की एजुकेशन को ज़्यादा फोकस किया जाता है उन पे. तो लड़की का बोला जाता है उसको तो ज़रूरत नहीं है पढ़ाई की, उसको किस लिए, उसको तो दूसरे घर में जाना है, उसको नहीं चाहिए एजुकेशन. तो इसकी वजह से भी एजुकेशन, जो कुछ लड़कियाँ हैं वो नहीं हासिल कर पाती है एजुकेशन. उसके बाद हमारे यहाँ पे वीकर सेक्शंस जो हैं, इनसे बिलोंग करते हैं लोग, बहुत सारी जगहों पे हमारे जो दलित भाई बहन हैं उनके साथ अभी भी बहुत सारी जगहों पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसकी वजह से, उस डर की वजह से, वो जो माँ बाप उन बच्चों के, वो बोलते हैं कि अगर हम बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो वो कैसे, उनके साथ मत कोई भेदभाव हो जाएगा, तो वो बच्चा कैसा फील करेगा. या बहुत बार अगर होता भी है तो वो बच्चा डर की वजह से कि मेरे साथ दोबारा ऐसा ना हो, वापस मुझसे स्कूल ना साफ़ कराया जाए, या मुझे वापस दूसरे बच्चों के से कम, मतलब ये मत बोला जाए कि तुम उधर बैठो, तुम उनके साथ मत बैठो, उनके साथ मत खाओ. तो उसकी वजह से, डर की वजह से वो स्कूल नहीं जा पाते हैं. तो उसके बाद फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, और दूसरा ये भी एक हो सकता है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो हैं पेरेंट्स, अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स मतलब उनकी उसके उनसे पहले जो लोग थे वो बिल्कुल भी कभी स्कूल नहीं गए, उनको पता भी नहीं स्कूल क्या होता है, कुछ नहीं पढ़ाई की है. तो वो पहले फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स होते हैं, वो उनकी जनरेशन के पहले ऐसे इंसान होते हैं जो कि पढ़ रहे हैं. तो वो भी एक हो सकता है कि कोई उनको हेल्प नहीं कर पाता है आसपास, कोई उनकी एजुकेशन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है उनके अराउंड, तो उससे भी वो फिर नहीं आ पाते हैं. और हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमारे यहाँ पे जो हेल्थ है, बहुत सारे बच्चों को जब खाना नहीं बराबर मिल पाता है तो उनकी वजह से उनकी हेल्थ पे बहुत सारा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि वो बीमार रहते हैं ज़्यादा टाइम तक, तो स्कूल नहीं अटेंड कर पाते हैं. तो ये भी एक हो सकता है. तो ये सारा है आपका. तो इनकी वजह से शायद ये कुछ चीज़ें हैं, शायद नहीं, मतलब यही ज़्यादा जो रीज़न्स है जिसकी वजह से अभी भी कुछ बच्चे हमारे यहाँ पे ऐसे हैं जो कि स्कूल नहीं जा पाते हैं. रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल एंड देयर लर्निंग आउटकम्स रिमेन मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न एट प्राइमरी लेवल. तो प्राइमरी लेवल पे यही है कि जो बच्चे हैं उनका कैसे, वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आएँ, स्कूल में अगर वो ये करते हैं, एडमिशन करते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करें स्कूल. और उनका जो मेन ये है कि उनकी जो लर्निंग आउटकम्स, जो कितना वो वहाँ से ये कर पा रहे हैं, हासिल कर पा रहे हैं, जितना उनको पढ़ाया जा रहा है, क्या उसका 50% भी उनके माइंड में जा रहा है कि उनको ऐसे ही कुछ, मतलब उनको नहीं समझ आ रहा है कुछ भी, तो फिर तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं आएगा. अभी बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि पढ़ाया तो जाता है बट बच्चों को समझ नहीं आता. अगर आप अभी 5th के बच्चे को कुछ बोलोगे लिखने के लिए, उस बेचारे को लिखना भी नहीं आता है. ऐसी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं. तो ये कुछ हैं जो कि बहुत मतलब मेन कंसर्न्स हैं प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन की, कि इसको कैसे हम दूर कर सकें. उसके बाद है आपका डिस्पैरिटीज़ इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़. आफ्टर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन द डिमांड ऑफ स्कूलिंग हैज़ इंक्रीज्ड एंड लार्ज नंबर ऑफ स्कूल्स वर ओपन. तो उसके बाद जब से हमारी जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन लाई गई, उसके बाद हमारी जो स्कूल की डिमांड थी ये बढ़ गई, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं उन्होंने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आने लगे, जिसकी वजह से ज़्यादा स्कूल्स भी खुलने लगे. द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NP जो कि 1986 है, states that all children
irrespective of caste, creed, location, or gender, should have access to elementary education of a comparable quality. But in reality, education of disadvantaged sections, SC, ST, minorities, girls, poor, and remote region students are deprived of quality education. तो जो आपका जो यहाँ पे क्या है, मतलब सबको बराबर, ये डिस्पैरिटीज़ एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हो गया कि सबको बराबर एजुकेशन नहीं मिल पाती है। यानी जितने भी हमारे यहाँ पे चाहे एससी के बिलोंग, एससी से मतलब शेड्यूल्ड कास्ट जैसे कि दलित हो गए हमारे, और भी कुछ कम्युनिटीज़ आती हैं इसमें, एसटी हो गए हमारे, जैसे कि जिनको ट्राइब जो पहाड़ी इलाकों से बिलोंग करते हैं तो उनको ट्राइब का स्टेटस दिया जाता है, तो वो हो गए। जब या माइनॉरिटीज़ में जो जैसे क्रिश्चियंस हो गए या बाकी जो माइनॉरिटीज़ में लोग हैं, गर्ल्स हो गई, आपकी पोर जो गरीब तबके से बिलोंग करते हैं लोग, या रिमोट रीजन से बिलोंग करते हैं, मतलब दूर दराज इलाकों से बिलोंग करते हैं, तो इनको मतलब इनके साथ अभी भी ये होता है कि इनको भी मतलब जो क्वालिटी एजुकेशन, जो एक अच्छी एजुकेशन जो मिलनी चाहिए वो इनको नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे आपका जो जैसे कि जो नेशनल पॉलिसी ऑफ ऑन एजुकेशन जो थी 1986 में, इसमें साफ साफ बोला गया था कि सारे बच्चे चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं, किसी भी क्रीड से बिलोंग करते हैं, कलर उनका कुछ भी है, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, लोकेशन कुछ भी, जेंडर भी कोई भी हो उनका, उससे बिलोंग करते हैं, तो उन सबको जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, यानी आपकी प्राइमरी के बाद एलिमेंट्री आता है 8th क्लास तक की जो एजुकेशन है, वो उनको क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। लेकिन सच में ऐसा नहीं हुआ। मतलब जैसे कि आपकी SC ST माइनॉरिटीज़, गर्ल्स, पोर, रिमोट्स और जो रीजन के स्टूडेंट्स हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। ड्यू टू कंपेलिंग इकोनॉमिक एंड फैमिली रीजंस, मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आर फोर्स्ड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल्स विदाउट इवन कंप्लीटिंग 5 years ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे गरीबी, तो वो तो उस पर तो वो तो सबसे बड़ा इशू है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे फैमिली में इकोनॉमिक रीजंस होते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं, जो गरीब घरानों से बच्चे बिलोंग करते हैं, उनको ज़बरदस्ती स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है, मतलब उनके पेरेंट्स ही निकलवा देते हैं, क्योंकि उनको मतलब वो पता होता है कि जब हमें खाने को नहीं है तो हम पढ़ाएंगे क्या इस बच्चे को, तो फिर वो काम करने लगता है, और जो उसके पहले कुछ 5 साल प्राइमरी एजुकेशन किया वो भी वो कंप्लीट नहीं कर पाता है, और वो पहले ही कमाने के लिए चला जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद है लैंग्वेज पॉलिसी। तो इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ रिच कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वेयर मोर देन 1600 लैंग्वेजेस आर स्पोकन। तो अगर इंडिया की बात करेंगे, आप देखोगे यहाँ पे मतलब 1600 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। So there are many issues related to language such as what should be the medium of instruction and how many languages should be taught in school। तो इसीलिए अब एक प्रॉब्लम, एक इशू ये भी आ रहा है, हमारी जो सिस्टम है या बहुत टाइम से आ रहा था कि हमें मतलब किस, अगर इतनी सारी जो लैंग्वेजेस हैं जो लोग बोलते हैं, तो हमें किस जो लैंग्वेज है, जो कि ऐसी लैंग्वेज रखनी चाहिए जिसमें हम बच्चों को पढ़ा सकें, ठीक है, जो कि सबको हेल्पफुल रहेगी, ईजी टू लर्न रहेगी। तो और कितनी जो लैंग्वेजेस है वो स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए, 1600 तो नहीं पढ़ा सकते हो ना, तो कितनी पढ़ानी चाहिए। तो इसलिए कोठारी कमीशन जो थी वो आई, और उसने ये बोला कि हैड सजेस्टेड फॉर 3 लैंग्वेज फार्मूला विच वॉज अडॉप्टेड इन एजुकेशन पॉलिसी। तो जो आपकी कोठारी कमीशन थी उसने एक 3 फार्मूला एजुकेशन, जो 3 लैंग्वेज फार्मूला बताया, जो कि बोला उसके बाद जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें लागू किया गया था। तो जो ये फार्मूला है, इसमें ये बोला गया कि द फार्मूला सजेस्ट दैट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट प्राइमरी स्टेज शुड बी मदर टंग। तो इसमें ये बोला गया कि जो आपके प्राइमरी जो स्टेज होगा, जो पहले 5 साल होंगे स्कूल के, यहाँ पे बच्चे को उसकी मदर टंग में पढ़ाया जाना चाहिए, जो वो उसके घर पे लैंग्वेज बोली जाती है वो उसमें पढ़ाया जाना चाहिए, और उसके बाद बाकी लैंग्वेजेस उसको पढ़ानी, उन 5 सालों के बाद उसको पढ़ाना चाहिए, बाकी लैंग्वेजेस सिखानी चाहिए। According to this formula, every child should learn at least 3 languages। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हर एक बच्चे को एटलीस्ट 3 लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए। पहली हो गई लोकल, जो कि आपकी मदर लैंग्वेज है या आपकी मदर टंग है, जो आप घर पे बोलते हो। उसके बाद हिंदी, और उसके बाद इंग्लिश। ये 3 लैंग्वेजेस बच्चे को सिखानी चाहिए। इन केस ऑफ बीइंग इंग्लिश और हिंदी एज द मदर लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज शुड बी अदर लैंग्वेज आउटसाइड दैट स्टेट फ्रॉम शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अब ये होता है कि बहुत बार जो आपकी जैसे क्रिश्चियंस हो गए या कुछ और कम्युनिटीज़ हैं, उनकी इंग्लिश हो सकती है मदर टंग, है ना, या कुछ कम्युनिटीज़ की हिंदी ऑलरेडी हो सकती है। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक थर्ड जो लैंग्वेज होगी वो आपकी जो शेड्यूल 8 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बाहर वाली कोई लैंग्वेज उसको सिखानी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम
उसके बाद अपार्ट फ्रॉम 3 लैंग्वेजेस फॉरेन लैंग्वेज कैन बी ऑप्टेड बाय द स्कूल्स। तो आप ये जो एजुकेशन 3 लैंग्वेजेस है, इसके साथ साथ आपकी कोई फॉरेन जो लैंग्वेज है वो भी स्कूल ऑप्ट कर सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। द 3 लैंग्वेज फार्मूला हैज़ बीन पार्शली इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। तो ये जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है ये आपके अभी सारे इंडिया में नहीं इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन कुछ कुछ एरियाज़ में अभी ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। स्टेट्स लाइक तमिलनाडु आर नॉट कंफर्टेबल विद हिंदी लैंग्वेज एंड सिमिलरली इज मे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैव नो प्रोविजन ऑफ साउथ इंडियन लैंग्वेजेस। जैसे कि अगर आप तमिलनाडु की, जो कि आपका साउथ इंडिया में एक स्टेट है, वहाँ पे आप देखोगे हिंदी लैंग्वेज के साथ लोग अभी कंफर्टेबल नहीं हैं। उसी के साथ साथ अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करोगे, वहाँ पे अभी भी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस का उतना नहीं है, तो ये अभी प्रॉब्लम आ रही है। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज़ ऑल्सो स्पेसिफिकली एड्रेस दिस इशू। तो जो आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी है उसने इस इशू पे भी अच्छे से बात की है। उसके बाद है आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जो बच्चे को जो उसका पुराना, मतलब जो उसका पुराना बोल रही हूँ सॉरी, जो उसका चाइल्डहुड होता है, जो अर्ली चाइल्डहुड, जो एक बच्चा अभी छोटा सा होता है, जो 6 ईयर्स तक का जो बच्चा होता है, ठीक है, 1 से लेके 6 ईयर्स तक का बच्चा, उसके जो केयर और उसको जो एजुकेशन मिलनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पे है। Early childhood is a crucial and critical stage of child's development when the foundation are laid for realizing the full potential of child's personality and socio-emotional and cognitive development। तो जो आपका जो बच्चे का 1 से लेके 6 ईयर्स तक का जो पीरियड होता है ना, जब एक बच्चा इस गैप में होता है, तो यहाँ पे आपका जो बच्चे का डेवलपमेंट का एक बेस बनती है। यानी इन सालों में जो बच्चे का जो उसको सिखाया जाएगा, वो जो उसको बातें बताई जाएंगी, वो आगे जाके उसकी पर्सनालिटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाएंगी। जो चीज़ें उसको अभी बताई जाएंगी वो वैसा ही फिर आगे जाके वो चीज़ें अभी देखेगा, इस पीरियड में देखेगा, वही चीज़ें वो आगे जाके उसके माइंड में हमेशा के लिए रह जाएंगी। तो रिसर्च एविडेंस इंडिकेट्स दैट 85% क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट अगर टिल 6 ईयर्स ऑफ एज। तो आपकी जो रिसर्च इस चीज़ पे हुई है वो ये बताती है कि 85% जो बच्चे का एक जो डेवलपमेंट है वो आपके इसी टाइम पीरियड में होता है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एट दिस स्टेज प्ले अ वेरी। तो यहाँ पे जो एजुकेशन और ट्रेनिंग है एक बच्चे की इस स्टेज पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। दैट इज़ वाई ECCE इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स फॉर सोसाइटी एंड स्टेट। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन है, अगर इस पीरियड में मिलेगी बच्चे को, तो वो उसकी पूरी जो आगे जब वो वैसा ही, जितनी अच्छी अभी आप बच्चे को ये एजुकेशन दोगे, जितना उसको अभी अच्छा, मतलब अच्छी चीज़ें बताओगे, वो वैसा ही आगे जाके अच्छा इंसान सोसाइटी के लिए बन पाएगा। For disadvantaged children, it plays a crucial role in compensating the disadvantages in the family। तो अब है कुछ जो बच्चे हैं डिसएडवांटेज जो बच्चे होते हैं, जैसे कि वो उनके घर में प्रॉब्लम्स होती हैं, गुर्बत में बिलोंग, मतलब गरीबी होती है घर पे, जिसकी वजह से उनकी एजुकेशन पे उतना नहीं काम किया जाता है इस टाइम पे, तो उतना नहीं बच्चे को ये दिया जाता है, उस पर नहीं फोकस किया जाता है। तो ये उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट निभा सकता है। अगर उसको इस टाइम पे स्कूल में डाला जाएगा, उसको ये एजुकेशन इस टाइम पे अगर मिलेगी, तो उसको वो सारी जो उसकी फैमिली में प्रॉब्लम्स है उसका उस पर उतना बुरा असर नहीं पड़ पाएगा। UNESCO, under the Sustainable Development Goals, aims to by ensure access to quality early childhood education so that they can be ready for primary education। तो यूनेस्को जो है वो अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में उसने ये एम किया है कि आपको, मतलब जितने भी उसके पार्ट हैं यूनेस्को के, जितनी भी कंट्रीज़, उनको अपने यहाँ पे अपने बच्चों को जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है वो प्रोवाइड करनी है, ताकि वो फिर बच्चे जो हैं प्राइमरी एजुकेशन के लिए जा सके। प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? आपके 6 से लेके 12 ईयर्स तक रहती है, तो वो उसके लिए तैयार हो सके बच्चा, तो ये आपको प्रोवाइड करनी है यूनेस्को के अकॉर्डिंग। In our country, the NP New Education Policy, National Policy of Education 1986 has also directed the government to promote ECCE for underprivileged groups। तो सेम हमारी जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है 1986, उसने भी गवर्नमेंट को ये बोला है कि जो हमारे यहाँ पे प्रिविलेज्ड या अंडर डेवलप्ड ग्रुप्स हैं, उनके लिए आपको ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को
लागू करना पड़ेगा उनके लिए। द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 हैज़ प्रोवाइड द ट्रांसफॉर्मेशन बाय इंक्लूडिंग ECC फॉर्मली एज पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम एंड कंसिडर इट एज इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर। तो इसी तरीके से जो आपकी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 है उसने भी कुछ नए नए चेंजेस लाए हैं ECC पे और इसको फॉर्मली पार्ट बनाया एजुकेशन सिस्टम का। और इससे ये बोला है कि इसमें ये बोला है कि ये फ्यूचर के लिए बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ECC एंश्योर केयर हेल्थ न्यूट्रिशन प्ले and early learning to every child for age 3 to 6 years in a प्रोटेक्टिव एंड अनेबलिंग एनवायरनमेंट। तो जो ECC है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये बच्चे की जो केयर है उस पर फोकस करता है, हेल्थ पे, न्यूट्रिशन, उसका जो खाना है उस पर, जैसे आंगनवाड़ी होती हैं उस तरीके से वो, और उसका क्या वो खेलेगा क्या, उसको सारा उस पर फोकस करता है। और आपके जो बच्चे हैं आपके 3 से 6 साल के बच्चे, उनके लिए एक अच्छा सा प्रोटेक्टिव और जो बेटर एनवायरनमेंट है उसको प्रोवाइड करे, उस पर ये फोकस करता है। तो ये थे आपका। तो आपको है यहाँ पे क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन क्या होता है, व्हाट इज़ 3 लैंग्वेज फार्मूला। तो ये आपको आज इस पे काम करना है।